तुम्हें अंदाजा नहीं है जैस्मीन कि ये वर्दी और ये जिम्मेदारियां मुझे तुमसे दूर ले जाते वक्त कितना भारी लगती हैं। सलमान ने उसके कान के पास सरगोशी की और उसे अपनी बाहों में और भी कस लिया, जैसे वो उसे खुद के अंदर जज्ब कर लेना चाहता हो। जस्मीन ने अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। तो फिर मत जाइए ना, उसने बड़ी मासूमियत से फरमाइश की। सलमान ने उसकी जुल्फों को अपनी उंगलियों से सुलझाया और फिर उसके गले के करीब झुककर अपनी मोहब्बत की मोहर लगा दी। जैस्मीन के पूरे बदन में एक सिहरन दौड़ गई। जाना तो पड़ेगा जाने तमन्ना, ताकि शाम को और भी ज्यादा हक के साथ तुम्हारे। अम्मी जान, खुदा के लिए मेरी बात समझिए। मेरे पास दफ्तर के कामों से सर खुजलाने की फुर्सत नहीं है। किसी को लेने एयरपोर्ट जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं। आप ड्राइवर को भेज दीजिए, मुझे आज रात भी घर लौटते हुए काफी देर हो जाएगी। सलमान ने अपनी शेरवानी के बटन दुरुस्त करते हुए बेजारी से कहा। रुखसाना बेगम की जिद थी कि वो अपनी लाडली भतीजी को इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट जाएं, पर सलमान का मिजाज आज कुछ ज्यादा ही तल्ख था। बेटा, कैसी बातें करते हो? भला अपनी बच्ची को लेने के लिए मैं किसी गैर ड्राइवर को भेजूंगी? पूरे 10 साल बाद वो वतन लौट रही है। बेचारी इतनी लंबी फ्लाइट लेकर तन्हा आ रही है। भाई साहब और भाभी तो 2 महीने बाद आएंगे। तब तक जैस्मीन हमारे ही घर कयाम करेगी। मैं उसे उस सोनी हवेली में अकेले रहने की इजाजत हरगिज नहीं दे सकती। माँ की बात सुनकर सलमान के माथे पर बल पड़ गए। उसे अपनी प्राइवेसी से बेहद लगाव था। घर बड़ा जरूर था, मगर वो अपनी खामोश और संजीदा जिंदगी में किसी का दखल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अम्मी, क्या मतलब है आपका कि वो यहीं रहेगी? मैं तो समझ रहा था कि वो बस आपसे मिलने आ रही है और फिर अपने घर चली जाएगी। जब इसी शहर में उसका अपना पुश्तैनी मकान मौजूद है, तो वो हमारे सर क्यों थोपी जा रही है? रुखसाना बेगम अपने बेटे की इस बेरुखी पर दंग रह गई। सलमान, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। वो मेरी सगी भतीजी है, मेरे भाई की औलाद, और अब मुझे मजीद बहस की गुंजाइश नहीं है। ठीक 2 घंटे बाद उसकी फ्लाइट है। तुम्हें जहां जाना है जाओ, लेकिन वक्त पर एयरपोर्ट पहुंच जाना। रुखसाना बेगम ने अपना फैसला सुनाया और सोफे पर बैठ गईं। उनकी तेवर देख सलमान समझ गया कि आज अम्मी का हुक्म टालना मुमकिन नहीं। वो झल्लाहट में पैर पटकता हुआ बाहर निकल गया। दोपहर के 3 बज रहे थे। 5 बजे जैस्मीन की फ्लाइट थी और सलमान को पहले कोतवाली पहुंचना था। वो इन दिनों शहर के एक बहुत ही पेचीदा केस की तफ्तीश कर रहा था। सुराग मिल नहीं रहे थे। ऊपर से अम्मी की जिद ने उसे और भी चिड़चिड़ा बना दिया था। उसकी जिंदगी बस घर और पुलिस स्टेशन के दरमियान सिमटी हुई थी। स्टेशन पहुंचते ही उसकी जूनियर और गहरे दोस्त इरफान ने एक और बुरी खबर सुनाई। आदाब सर, एक मसला हो गया है। जिस लड़के ने चश्मदीद गवाह बनने का वादा किया था, वो अब अपने बयान से पलट रहा है। कह रहा है कि उसने कुछ नहीं देखा। सलमान ने अपना सिर थाम लिया। इरफान, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि किसी को भी गवाह बनाने से पहले ये तसल्ली कर लिया करो कि वो अपनी बात का पक्का है या नहीं। सलमान की गरजती आवाज सुनकर इरफान खामोश हो गया। इरफान उसका वाहिद दोस्त था जो दफ्तर में उसे सर कहता और बाहर निकलते ही पुराना यार बन जाता। सर, मेरा ख्याल है कि उसे दूसरी पार्टी की तरफ से धमकियां मिली हैं। वो गरीब लड़का है, शायद डर गया है, इरफान ने दबी आवाज में कहा। सलमान अपनी कुर्सी पर जमकर बैठ गया। उसे अभी मेरे सामने पेश करो, मैं भी देखूं कि वो सच कैसे नहीं उगलता। अगर उसने मुकरने की कोशिश की तो उसे मेरा वो रूप देखना पड़ेगा जिससे पूरा शहर कांपता है। 15 मिनट बाद इरफान एक सहमे हुए लड़के को अंदर लाया। वो लड़का बुरी तरह कांप रहा था। साहब, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे माफ कर दें। मैं तो बस पैसों के लालच में झूठ बोल गया था, वो गिड़गिड़ाने लगा। सलमान खामोशी से उसे देखता रहा। फिर वो आहिस्ता से उठा, उस लड़के के पास गया और उसका कंधा पकड़कर उसे सोफे पर बिठाया। खुद उसके बिल्कुल करीब झुककर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला। सलमान उस लड़के के करीब झुका हुआ था। दोनों के चेहरे एक दूसरे के बेहद पास थे। इरफान पास खड़ा ये सब खामोशी से देख रहा था। उसे डर था कि कहीं सलमान का खौफनाक गुस्सा
उस गरीब लड़के पर न टूट पड़े। सुनो लड़के, मैं तुमसे बस एक ही बार कहूँगा। सलमान की आवाज़ में बर्फ जैसी ठंडक थी। अगर तुम्हें अपना बयान दर्ज करवाना है तो आज ही करवा दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे घर में तुम्हारी बूढ़ी माँ और जवान बहन अकेली है। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, लेकिन इतना याद रखना कि अगर उस दूसरे ग्रुप ने तुम्हें या तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो उस वक्त तुम्हारी हिफाजत करने के लिए मैं मौजूद नहीं रहूंगा। सलमान ने बड़ी सूझबूझ से उसकी दुखती रग पर हाथ रखा था। वो लड़का जो अब तक कांप रहा था, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। साहब, मैं क्या करूं? वो लोग मेरी बहन को उठा ले जाने की धमकी दे रहे हैं। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं खुदकुशी कर लूंगा और मेरी माँ जीते जी मर जाएगी। वो लड़का सलमान के कदमों में गिरकर फपक फपक कर रोने लगा। सलमान उसकी मजबूरी समझ गया। उसने लड़के के कंधे पर हाथ रखा और तसल्ली देते हुए कहा, तुम बस बयान दर्ज करो, इसके बाद तुम अपने पुराने घर नहीं जाओगे। मैं तुम्हें अपनी निगरानी में एक सरकारी क्वार्टर में रखूंगा, अपनी माँ और बहन के साथ। जब तक ये केस खत्म नहीं होता, तुम्हें बाहर निकलने की जरूरत नहीं। तुम्हारी हर जरूरत वही पूरी होगी और मैं तुम्हारे लिए किसी काम का भी इंतजाम कर दूंगा। लड़का सलमान के लहजे में छिपी ईमानदारी देख पिघल गया। उसने वहीं बैठे बैठे अपना बयान रिकॉर्ड करवा लिया और मर्डर की पूरी साजिश बेनकाब कर दी। सलमान को अब कातिल का पता चल चुका था। अब उसे बस अपना जाल फैलाना था। हालांकि एक गवाह काफी नहीं था, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सुराग था। अचानक सलमान की नजर घड़ी पर पड़ी। 5:15 बज चुके थे। वो फौरन गाड़ी की चाबी उठाकर एयरपोर्ट की तरफ भागा। उसका गुस्सा इस वक्त आसमान छू रहा था। एक तरफ केस की उलझन और दूसरी तरफ उस इंसान का नाम जिसे उसने अभी अभी सुना था, शाहिद खान। सलमान को यकीन नहीं था कि शाहिद खान जैसा रसूखदार आदमी ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दे सकता है। 15 मिनट में वो एयरपोर्ट पहुंचा। भीड़ में उसे जैस्मीन कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। रुखसाना बेगम ने उसकी तस्वीर भेजी थी, लेकिन 10 साल बाद वो काफी बदल चुकी थी। तभी अचानक किसी ने सलमान के कंधे पर हाथ रखा। वो ठिठक कर पीछे मुड़ा। सामने एक निहायत ही मॉडर्न लड़की खड़ी थी। उसने पहना तो सलवार कमीज था, लेकिन उसका अंदाज, आंखों पर टिका महंगा चश्मा और उंगलियों पर बालों की लट घुमाने का तरीका बता रहा था कि वो कितनी बेबाक है। आप सलमान भाई हैं ना? रुखसाना फूफी के बेटे। वो चेहरे पर एक शरारती मुस्कान लिए बड़े सलीके से बोली। सलमान को उसका ये खुला अंदाज और बेतकल्लुफी बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने अपनी दूरी बनाए रखी और सर्द लहजे में कहा, फासले से बात करो। हाँ, मैं ही सलमान हूँ। चलो, अम्मी इंतजार कर रही होंगी। वो बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ गया, लेकिन 1 मिनट बाद जब उसने पलट कर देखा तो वो लड़की वहीं खड़ी थी, टस से मस नहीं हुई। सलमान ने झल्लाहट में अपना सिर पीटा और वापस उसके पास गया। अब क्या मसला है? चल क्यों नहीं रहे हो? ये बैग मुझसे उठाया नहीं जा रहा। क्या आप मेरी मदद करेंगे प्लीज? जैस्मीन ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखते हुए कहा। हालांकि वो सिर्फ एक हैंड कैरी था जिसे वो आसानी से खींच सकती थी, पर उसे सलमान के इस रूखे बर्ताव का जवाब देना था। सलमान ने झुंझलाते हुए बैग का हैंडल झटके से पकड़ा और उसे घसीटने लगा। जैस्मीन अपना छोटा हैंड बैग संभाले उसके पीछे पीछे फुर्ती से चल दी। उसे अंदाजा नहीं था कि उसका पाला शहर के सबसे सख्त मिजाज पुलिस ऑफिसर से पड़ा है। गाड़ी तक पहुंचकर वो बड़े आराम से पिछली सीट पर जा बैठी, जैसे सलमान उसका ड्राइवर हो। सलमान ने अपनी ईगो को दबाया और उसका बैग डिग्गी में डालकर ड्राइविंग सीट संभाली। पूरे रास्ते सन्नाटा रहा। जैस्मीन उसकी खामोशी से भांप गई थी कि यह इंसान किस मिट्टी का बना है। घर पहुंचते ही वो चहकती हुई रुखसाना बेगम के गले लग गई। फूफी जान, कैसी हैं आप? वो खिलखिलाकर बातें करने लगी और उन्हें हिंदुस्तान की यादें और विदेश के किस्से सुनाने लगी। बेटा, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? सलमान ने तुम्हें तंग तो नहीं किया? रुखसाना बेगम ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते ही पूछा। बेटा सलमान, टाइम से पहुंच तो गए थे ना एयरपोर्ट? बेचारी जैस्मीन को इंतजार तो नहीं करना पड़ा? रुखसाना बेगम ने प्यार से अपनी भतीजी का हाथ थामते हुए पूछा।
सलमान के माथे पर बल पड़ गए। उसने तंजिया लहजे में कहा, जी अम्मी, आपकी भतीजी कोई वजीर आजम है ना, कि उन्हें 2 मिनट इंतजार करना पड़ जाता तो कयामत आ जाती। ये कहकर वो तेजी से सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जैस्मीन उसे मुड़ मुड़ कर हैरत से देख रही थी। फूफी जान, वैसे आपका ये अकड़ू बेटा किस पर गया है? ना फूफा जी ऐसे थे और ना ही आप इतनी सख्त मिजाज हैं। सलमान के जाते ही जस्मीन ने चुलबुलेपन से पूछा। रुखसाना बेगम ने चेहरे पर बनावटी संजीदगी सजाई और मुस्कुराकर बोली, बस क्या कहूँ बेटा, इसके दादा जान बिल्कुल ऐसे ही थे। अल्लाह बख्शे उन्हें। इंसान तो नेक थे, बस किसी से उनकी तबीयत नहीं मिलती थी। सलमान का भी वही हाल है। ये कहते ही दोनों खिलखिलाकर हंसने लगी। सारा दिन यूं ही गुजर गया। जस्मीन को रुखसाना बेगम ने हवेली का एक आलीशान कमरा दिया था, जिसे खास तौर पर उसके लिए सजाया गया था। रात के 10 बज रहे थे। जस्मीन खिड़की के पास खड़ी बाहर का नजारा देख रही थी कि तभी गेट खुलने की आवाज आई। एक चमचमाती गाड़ी अंदर दाखिल हुई। वो सलमान था, जो इतनी रात गए काम से लौट रहा था। जैस्मीन को अभी तक ये नहीं पता था कि वो क्या काम करता है। इतनी रात को कौन सा दफ्तर खुला रहता है। उसने खुद से सवाल किया और अपनी आदत के मुताबिक सच जानने के लिए दबे पांव नीचे उतर आई। सलमान ने गाड़ी पोर्च में खड़ी की और जैसे ही मुड़ा उसे एक साया लहराता हुआ दिखा। जैस्मीन पिलर के पीछे छिपी थी, ये सोचकर कि वो नजर नहीं आएगी, मगर वो एक माहिर पुलिस अफसर की नजरों से बच नहीं सकी। सलमान कदम कदम बढ़ाता हुआ पिलर के पास आया और जैसे ही उसके सामने खड़ा हुआ, जैस्मीन की चीख निकल गई। हाय अल्लाह, डरा ही दिया आपने तो। ऐसे कौन आता है भला? अपने दिल पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, मगर सलमान के चेहरे पर शिकन तक न थी। तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? जाओ अपने कमरे में, ये मेरा घर है। और यहाँ रहने का मतलब ये नहीं कि तुम आधी रात को यहाँ वहाँ भटकती फिरो। अपनी हद में रहना सीखो। उसने सख्त लहजे में उसे झिड़क दिया। जैस्मीन का चेहरा उतर गया, पर उसने फौरन खुद को संभाला। मुझे भी आपसे बात करने का कोई शौक नहीं है। मैं तो बस ये देख रही थी कि आप इतनी रात को कहाँ से आ रहे हैं। वैसे ऐसा कौन सा बिजनेस है जो आधी रात तक चलता है? कहीं कोई काला धंधा तो नहीं करते आप? उसने कमर पर हाथ रखकर शरारत से पूछा। सलमान के तन बदन में आग लग गई। जुबान संभाल कर बात करो लड़की, तुम एक पुलिस इंस्पेक्टर से बात कर रही हो। वो दहाड़ता हुआ वहां से निकल गया। जैस्मीन वही हक्की बक्की खड़ी रह गई। ओह, तो जनाब इंस्पेक्टर साहब हैं, तभी इतना रौब है। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर सलमान से उसका सामना नहीं हुआ, क्योंकि वो जैस्मीन के जगाने से पहले ही ऑफिस निकल चुका था। सारा दिन वो घर में बोर होते रही। रुखसाना बेगम के साथ बैठकर वो थक चुकी थी। उम्र के फासले की वजह से दोनों एक दूसरे की बातों से बेजार होने लगी थी। फूफी जान, मैं तो यहाँ बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। इससे अच्छा तो मैं मामू के घर चली जाती। वहाँ कम से कम मेरी उम्र की लड़कियां तो हैं। जैस्मीन ने मुंह फुलाकर कहा। रुखसाना बेगम को बुरा लगा। बेटा, बात तो तुम्हारी ठीक है, यहाँ कोई हम उम्र नहीं है तुम्हारा, पर मुझे ये मंजूर नहीं कि मेरे होते हुए तुम कहीं और ठहरो। मैं सलमान से कहती हूँ, वो तुम्हें कहीं बाहर घुमा लाएगा। ये कहते हुए रुखसाना बेगम ने सलमान को फोन मिला दिया। दोपहर के 2 बज रहे थे। सलमान कोतवाली में एक बेहद अहम फाइल देख रहा था कि तभी मोबाइल बजा। माँ का नंबर देखकर वो समझ गया कि मामला जरूर जैस्मीन से जुड़ा होगा। अम्मी, आपको पता भी है आप क्या कह रही हैं? मैं अपना इतना जरूरी काम छोड़ूं और आपकी भतीजी को सैर सपाटे पर ले जाऊं? सीरियसली, आपको अंदाजा भी है कि मैं इस वक्त कितनी संवेदनशील फाइल देख रहा हूं? सलमान बहुत ही संयम से बात करने की कोशिश कर रहा था ताकि माँ का लिहाज बना रहे, मगर अंदर ही अंदर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसे ये सारा मंजर बहुत ही अजीब और क्रेजी लग रहा था। रुखसाना बेगम ने भी हार नहीं मानी और दूसरी तरफ से अपना हुक्म जारी रखा। रुखसाना बेगम अपनी जिद की पक्की थी। उन्होंने 2 टूक लफ्जों में कह दिया, सलमान, 15 मिनट के अंदर घर पहुंचो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेचारा सलमान, जिसे पूरा शहर एक सख्त पुलिस अफसर के तौर पर जानता था, माँ के हुक्म के आगे मजबूर होकर ऑफिस से घर के लिए निकल पड़ा। थोड़ी ही देर में वो हवेली के अहाते में दाखिल हुआ।
उसने गाड़ी बाहर ही छोड़ दी और झल्लाहट में अंदर चला आया। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि कुछ फासले पर खड़ी एक काली गाड़ी में बैठा एक नकाबपोश शख्स अपनी आंखों से उसकी हर हरकत को कैद कर रहा था। उस शख्स ने फौरन अपना मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। सर, शिकार घर पहुंच गया है। लगता है अब वो उस नई चिड़िया को बाहर लेकर निकलेगा जिसे हमने एयरपोर्ट पर देखा था। बस एक बार वो बाहर आए, मैं उसे दबोच लूंगा। दूसरी तरफ से एक भारी और कर्कश आवाज गूंजी। मैं इंतजार नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगे, लेकिन 2 दिन के अंदर वो लड़की मेरे फार्म हाउस पर होनी चाहिए। वो उस इंस्पेक्टर की सबसे बड़ी कमजोरी है, इसीलिए वो उसे अपने साथ लिए फिर रहा है। इधर हवेली के बाहर सलमान और जैस्मीन बाहर निकलने के लिए तैयार खड़े थे। जैस्मीन जैसे ही गाड़ी की अगली सीट पर बैठने लगी, सलमान ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। पीछे बैठो। आगे बैठने का हक सिर्फ मेरी अम्मी को है और किसी को नहीं, सलमान ने रूखेपन से कहा। जैस्मीन का पारा चढ़ गया। वाह, इतनी अकड़! मुझे नहीं जाना आपके साथ। मैं फूफी जान से कहकर दूसरी गाड़ी मांग लूंगी। मुझे ड्राइविंग आती है, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। वो पैर पटकती हुई वापस गेट के अंदर चली गई। सलमान, जो पहले से ही केस की वजह से परेशान था, उसने आओ देखा न ताओ गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से दफ्तर की तरफ भगा ले गया। रास्ते में अम्मी की कॉल्स आती रही, पर उसने फोन काट दिया और एक छोटा सा मैसेज कर दिया। आपकी लाडली भतीजी मेरे साथ नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए मैं ऑफिस लौट आया हूँ। अब मैं काम में बिजी हूँ, प्लीज मुझे तंग मत कीजिएगा। ये मैसेज भेजकर उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया। इधर जैस्मीन अपने कमरे में गुस्से से लाल पीली हो रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि अभी अमेरिका वापस चली जाए, लेकिन उसे पता था कि 2 महीने बाद उसके वालिद सारा बिजनेस समेट कर अस्थायी रूप से हिंदुस्तान ही आने वाले हैं। तभी रुखसाना बेगम कमरे में दाखिल हुई। उनके हाथ में गाड़ी की चाबियां थी। जैस्मीन बेटा, सच बताओ, क्या तुम्हें वाकई कार चलानी आती है? ये लो चाबियां और जाओ अपनी पसंद की शॉपिंग कर लो। तुम कह रही थी ना कि यहाँ के हिसाब से तुम्हारे पास कपड़े कम हैं। जैस्मीन के चेहरे पर जीत की मुस्कान आ गई। सच्ची फूफी जान, शुक्रिया। 10 मिनट के अंदर जैस्मीन गाड़ी लेकर सड़क पर दौड़ रही थी। वो नहीं जानती थी कि वो काली गाड़ी उसका पीछा कर रही है। नकाबपोश शख्स कहे लगा रहे थे, क्योंकि उसका काम जैस्मीन की इस नादानी ने बेहद आसान कर दिया था। कुछ दूर जाकर काली गाड़ी ने जैस्मीन को ओवरटेक किया और रास्ता रोक लिया। ये पागल कौन है? जैस्मीन ने बड़बड़ाते हुए ब्रेक मारा। तभी वह शख्स गाड़ी से उतरा और खुली हुई खिड़की से जैस्मीन की कनपटी पर पिस्तौल तान दी। जैस्मीन के होश उड़ गए इससे पहले कि वो चीख पाती। उस शख्स के क्लोरोफार्म लगा रुमाल उसके मुंह पर रख दिया। अगले ही लम्हे जैस्मीन बेहोश थी और वो उसे अपनी गाड़ी में डाल चुका था। वक्त गुजरता गया। दोपहर से रात के 9 बज गए। रुखसाना बेगम ने जैस्मीन को सैकड़ों फोन किए, मगर उसका नंबर बंद था। सलमान का फोन भी बंद जा रहा था। जब सलमान रात 10 बजे घर पहुंचा तो उसने देखा कि माँ का रो रो कर बुरा हाल है। बेटा, जैस्मीन शॉपिंग के लिए गई थी, अभी तक वापस नहीं आई, उसका फोन भी नहीं लग रहा, रुखसाना बेगम ने हिचकियों के बीच बताया। सलमान को जैसे एक जोरदार झटका लगा। वो किसी जख्मी शेर की तरह दहाड़ उठा। अम्मी, मैंने आपसे कहा था कि इस शहर में मेरे बहुत दुश्मन हैं, उसे अकेला बाहर क्यों जाने दिया? वो बिना एक पल जाया किए वापस गाड़ी की तरफ भागा। वो पागलों की तरह सड़कों की खाक छानने लगा, मगर उसके पास कोई सुराग नहीं था। अचानक उसकी आंखों के सामने जैस्मीन का वो मासूम चेहरा घूमने लगा जिसे उसने एयरपोर्ट पर देखा था। सलमान ने महसूस किया जिसे वो अब तक अपनी झुंझलाहट समझ रहा था, वो असल में कुछ और ही था। उन 2 दिनों की तकरार ने उसके दिल में जैस्मीन के लिए एक अनकही जगह बना दी थी। वो जिसे कबूल है कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आज वो उससे जुदा हो गई थी। सलमान की पथराई आंखों में पहली बार आंसू उतर आया था। दफ्तर की फाइलों को पीछे छोड़ सलमान अब अपने उस खुफिया ठिकाने पर पहुंच गया था जिसके बारे में शहर के चंद लोग ही जानते थे। उसने अपनी बेहतरीन टीम को वहां तलब किया और सूरत हाल से आगाह किया। पूरी टीम हरकत में आ गई। कोई मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर रहा था
تو کوئی شہر کے چپے چپے کے CCTV کیمرے کھنگال رہا تھا، لیکن سلمان وہ کھڑکی کے پاس کھڑا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا اور رات کے سیاہ منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ٹیس اٹھ رہی تھی، اسے جیسمین کی وہ آخری بات یاد آ رہی تھی، میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ اس کا دماغ پھٹنے کو تھا۔ دوسری طرف جیسمین کی جب آنکھ کھولی تو اس نے خود کو ایک ٹوٹی پھوٹی لکڑی کی کرسی پر رسیوں سے جکڑا ہوا پایا۔ کمرہ بے حد خستہ حال اور بدبودار تھا۔ تیز روشنی کی وجہ سے پہلے تو اسے کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن جب نظریں جمی تو خوف سے اس کی روح کانپ گئی۔ کونوں میں بڑے بڑے چوہے ادھر سے ادھر پھدک رہے تھے۔ چوہوں کو دیکھتے ہی جیسمین کی چیخ نکل گئی۔ اس کی چیخ سن کر کمرے کا دروازہ دھڑ دھڑاتے ہوئے کھلا اور ایک موٹا بد شکل انسان اندر داخل ہوا۔ اس نے جھپٹ کر جیسمین کا گلا بھینچ لیا۔ زیادہ شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے لڑکی، یہاں تمہارا وہ انسپکٹر یار تمہیں بچانے نہیں آنے والا۔ تمہیں پتا بھی ہے تم کہاں ہو؟ تم پاتال میں ہو، جہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ وہ خباثت سے ہنستے ہوئے چلایا۔ جیسمین ہچکیاں لیتے ہوئے گڑ گڑانے لگی، خدا کے لیے مجھے جانے دو، میری پھوپھی جان میرا انتظار کر رہی ہوں گی، مجھے چوہوں سے ڈر لگتا ہے، پلیز مجھے یہاں سے نکالو۔ مگر اس ظالم پر کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ باہر نکل گیا۔ جیسمین نے ڈر کے مارے اپنی ٹانگیں کرسی پر اوپر سکوڑ لی، کیونکہ نیچے چوہے دوڑ رہے تھے۔ اسے شدت کی بھوک لگ رہی تھی، لیکن خوف بھوک پر غالب تھا۔ وہ ساری رات وہیں روتی رہی۔ ادھر سلمان اور اس کی ٹیم بھی ساری رات جاگتی رہی۔ صبح ہونے کو تھی پر کوئی سراغ ہاتھ نہیں لگا تھا۔ شرم آنی چاہیے تم سب کو، تم ایک لڑکی کو نہیں ڈھونڈ سکتے۔ تم انسپکٹر سلمان کی ٹیم ہو، خاک کام کرو گے تم لوگ آگے۔ سلمان دہاڑ رہا تھا۔ ٹیم کے سدسیوں کی آنکھیں رات بھر جاگنے کی وجہ سے سرخ تھی، مگر سب کے سر شرم سے جھکے ہوئے تھے۔ تبھی عرفان کمرے میں داخل ہوا، جس کے پاس کیمروں کی نگرانی کا ذمہ تھا۔ اس نے اپنے موبائل میں ایک دھندلی سی ویڈیو دکھائی۔ ویڈیو دیکھتے ہی سلمان کے چہرے پر ایک تناؤ بھری مسکراہٹ آئی۔ فوراً اسی روٹ کو فالو کرو، ہم ابھی اسی وقت نکلیں گے۔ ویڈیو آدھی تھی کیونکہ آگے کیمرہ کوریج نہیں تھا۔ 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ ایک ویران علاقے میں تھے۔ وہ منزل کے قریب تھے مگر انجان تھے۔ اسی وقت قید خانے میں ایک عمر دراز اور سخت مزاج عورت جیسمین کے منہ پر تھپڑ رسید کر رہی تھی۔ چپ چاپ یہ کھانا کھا لو ورنہ جان سے مار دوں گی۔ سامنے رکھا کھانا باسی اور گندا تھا۔ اسے دیکھ کر جیسمین کو ابکائیاں آنے لگی۔ مجھے نہیں کھانا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ وہ بھوک سے بے حال تھی پر وہ گندگی حلق سے نیچے نہیں اتار سکتی تھی۔ اس عورت نے پھر اس کے منہ پر زوردار تماچا مارا۔ باہر سڑک پر کھڑے سلمان کا دماغ اچانک بجلی کی طرح کوندھا۔ اسے اپنے پرانے دشمن شاہد خان کے اس پرانے اور ویران گودام کا خیال آیا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے گاڑیوں کو رخ موڑنے کا اشارہ کیا۔ 15 منٹ کے اندر سلمان اور اس کی ٹیم نے اس پرانی عمارت کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ جیسے ہی گولیوں کی تڑتڑاہٹ جیسمین کے کانوں تک پہنچی، اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ سلمان، سلمان! وہ پاگلوں کی طرح چلانے لگی۔ اسے یقین تھا کہ اسے بچانے والا صرف وہی ہو سکتا ہے۔ اسے یہ تصویر یاد آئی جو اس کی پھوپھی نے اس کے والد کو بھیجی تھی، جب انہوں نے کہا تھا کہ سلمان اب جوان ہو گیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ جیسمین کا ہاتھ اس کے لیے مانگ لوں۔ اچھا ہوگا کہ رشتہ گھر میں ہی رہے۔ جیسمین کے ماں باپ بھی یہی چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے جیسمین کو پہلے ہندوستان بھیجا تھا تاکہ وہ سلمان کو سمجھ سکے۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ سلمان نے 2-3 گنڈوں کو زمین چٹائی اور اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں سے جیسمین کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے پوری طاقت سے دروازے پر لات ماری اور لکڑی کا پرانا دروازہ زمین پر جا گرا۔ سامنے کرسی پر رسیوں میں جکڑی، بکھرے بالوں اور آنسوؤں سے بھرے چہرے والی جیسمین بیٹھی تھی۔ سلمان کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں زندگی کی امید چمک اٹھی۔ جیسمین کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کے گورے گالوں پر انگلیوں کے نیلے نشان چھپے تھے۔ سلمان نے جیسے ہی وہ نشان دیکھے، اسے لگا جیسے کسی نے اس کے وجود پر تیزاب پھینک دیا ہو۔ وہ شخص جو پورے شہر کے لیے ایک لوہے کی دیوار کی طرح تھا، اس وقت اس نازک سی لڑکی کے سامنے خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔
اس نے جھپٹ کر جیسمین کی رسیاں کھولی تو وہ کسی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح اس سے آ لگی۔ سلمان نے اسے تھامنا چاہا مگر جیسمین نے دیوانہ وار اس کی قمیض کا کالر پکڑا اور اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا کر زور زور سے رونے لگی۔ سلمان، سلمان، میری جان بچا لیجیے، وہ چوہے مجھے کھا جائیں گے، خدا کے لیے مجھے یہاں سے لے چلیے۔ جیسمین کی ہچکیاں سلمان کے سینے میں ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ سلمان کا وہ ہاتھ جو ہمیشہ پستول کے ٹریگر پر رہتا تھا اس وقت کانپ رہا تھا۔ اس نے جیسمین کے بکھرے بالوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لے لیا۔ اس کا دل بار بار اسے ملامت کر رہا تھا کہ اس کی دشمنیوں کا بوجھ اس معصوم نے کیوں اٹھایا۔ وہ لڑکی جسے وہ کل تک اکڑو اور بدتمیز سمجھ رہا تھا اس وقت اس کے بازوؤں میں ایک سہمے ہوئے پرندے کی طرح تھر تھرا رہی تھی۔ خاموش ہو جاؤ جیسمین، میں آ گیا ہوں، اب تمہیں کوئی چھو بھی نہیں سکے گا۔ سلمان کی آواز میں اب وہ پرانا رعب نہیں بلکہ ایک عجیب سی ہاڑ تھی۔ وہ اسے سہارا دے کر اٹھانے لگا مگر جیسمین کے پاؤں جواب دے چکے تھے۔ سلمان نے ایک پل ضائع کیے بغیر اسے اپنی گود میں اٹھایا اور اسے شکستہ عمارت سے باہر نکلنے لگا۔ باہر پولیس کی ٹیم موجود تھی مگر سلمان کی نظریں صرف جیسمین کے پیلے چہرے پر جمی تھی۔ گھر پہنچ کر سلمان نے اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ سے بہت احتیاط سے اٹھایا جیسے وہ شیشے کی کوئی گڑیا ہو۔ پورے راستے جیسمین نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ وہ بار بار سسکیاں لیتی رہی اور سلمان اس کی مٹھی میں قید اپنا ہاتھ دیکھ کر سوچتا رہا، کیا وہ واقعی اس لڑکی کی حفاظت کے قابل ہے جس کی مسکراہٹ اس کی اپنی ضد کی وجہ سے چھن گئی۔ جیسے ہی سلمان جیسمین کو لے کر حویلی کے اندر داخل ہوا، رخسانہ بیگم نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ جیسمین ان کے گلے لگ کر ایسے روئی جیسے برسوں کی بچھڑی ہوئی ہو۔ سلمان ایک طرف کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ لڑکی اب اس گھر کی ضرورت بن چکی ہے۔ رات کے سناٹے میں سلمان خاموشی سے جیسمین کے کمرے کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اندر نہیں گیا، بس دروازے کی اوٹ سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ سو چکی تھی مگر نیند میں بھی اس کے لب تھر تھرا رہے تھے۔ سلمان نے وہیں دیوار سے ٹیک لگائی اور سوچنے لگا کہ کیا کل صبح اٹھ کر وہ وہی پرانی چلبلی جیسمین ہوگی یا وہ خوف ہمیشہ کے لیے اس کے اندر گھر کر جائے گا۔ اسے پہلی بار ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ اسے کھو نہ دے۔ اگلی شام جب جیسمین تھوڑی سنبھلی تو وہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر لان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نیچے سلمان اپنی پولیس کی وردی میں ملبوس کسی سے فون پر بے حد سخت لہجے میں بات کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کی سختی بتا رہی تھی کہ وہ اب بھی ان گنہگاروں کے پیچھے ہے۔ رخسانہ بیگم سر کے شدید درد کی وجہ سے اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ سلمان فون بند کر کے جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا اس کی نظر جیسمین پر پڑی جو پیلے رنگ کے ڈھیلے ڈھالے سوٹ میں بہت نڈھال لگ رہی تھی۔ وہ دبے قدموں سے اس کے قریب آیا اور اس کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ جیسمین کو اس کے وجود کی تپش محسوس ہوئی تو وہ جھٹکے سے مڑی۔ سلمان کا چہرہ اس کے اتنا قریب تھا کہ وہ اس کی سانسوں کی گرمی محسوس کر سکتی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ سلمان نے بہت دھیمی آواز میں پوچھا مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی پرانی تیکھی چمک تھی۔ جیسمین نے نظریں جھکا لی اور بس اتنا کہا، میں ٹھیک ہوں۔ سلمان کو اس کا یہ مرجھایا ہوا روپ بالکل اچھا نہیں لگا۔ اس نے جیسمین کا بازو تھام کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ دیکھو جیسمین، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ اس شہر میں میرے بہت سے دشمن ہیں اور اب میں تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں کہ آج کے بعد تم اس گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھو گی جب تک کہ میں تمہارے ساتھ نہ ہوں۔ سلمان کا حکم سنتے ہی جیسے جیسمین کے اندر دبی ہوئی پرانی جیسمین جاگ گئی۔ ڈر کی جگہ غصے نے لے لی۔ اس نے سلمان کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی مگر سلمان کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے حکم دینے والے؟ وہ تمتماتے ہوئے چہرے کے ساتھ چلائی۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے روکنے والے؟ میرا کیا رشتہ ہے آپ سے جو میں آپ کے حکم پر چلوں؟ میں کوئی قیدی نہیں ہوں، یہاں پر اپنی مرضی سے باہر نکلوں گی۔ کچھ نہیں ہوتا، آپ صرف مجھے ڈرا رہے ہیں۔ جیسمین نے سلمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غصے سے کہا تو سلمان کے صبر کا باندھ ٹوٹ گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے جیسمین کو دیوار سے جا لگایا
अब उन दोनों के दरमियान इंच भर का फासला भी नहीं रहा था। सलमान का एक हाथ दीवार पर था और दूसरा जैस्मीन की कलाई पर। उसका गुस्सा अब जुनून में बदल रहा था। रिश्ता पूछ रही हो तुम? जिस दिन उन बदजादों ने तुम्हें उठाया था ना, उस दिन जो मेरी हालत थी, वो रिश्ता है मेरा तुमसे। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें दोबारा मौत के मुंह में जाने दूंगा तो ये तुम्हारी भूल है जैस्मीन। सलमान की आवाज भारी हो गई थी। वो इतना करीब झुका कि जैस्मीन को अपनी धड़कनें बंद होती हुई महसूस होने लगी। जो जैस्मीन अभी तकरार कर रही थी, वो सलमान की इस शिद्दत पर बिल्कुल खामोश हो गई। उसे पहली बार सलमान की आंखों में अपने लिए वो तड़प नजर आई जिसे वो अब तक अपनी वर्दी के पीछे छुपाता आया था। दोनों चंद लम्हे इसी तरह एक दूसरे के हिसार में रहे, जहां लफ्ज खत्म हो चुके थे और सिर्फ दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थी। जैस्मीन को एहसास हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही बोल गई है। उसने धीरे से सलमान को पीछे धकेला और बिना कुछ कहे भागती हुई अपने कमरे में चली गई। सलमान वहीं खड़ा अपनी मुट्ठियां भींचता रहा। उसे खुद अंदाजा नहीं था कि वो जैस्मीन के सामने इतना बेबस क्यों हो जाता है। रात भर जैस्मीन को तेज बुखार रहा। वो नींद में भी वही सहमे हुए जुमले दोहरा रही थी, जैसे कोई उसे दोबारा पकड़ कर ले जा रहा हो। सलमान जो पूरे शहर का सुकून बहाल करता था, इस वक्त खुद बेचैन अपने कमरे में टहल रहा था। सुबह होते ही जब रुखसाना बेगम ने बताया कि जैस्मीन की तबीयत ज्यादा खराब है, तो सलमान ने 1 मिनट जाया किए बगैर डॉक्टर को घर बुला लिया। डॉक्टर ने मुआयने के बाद सलमान को बाहर बुलाकर आहिस्ता से कहा, बच्ची जिस्मानी तौर पर तो अब ठीक है, मगर जहनी तौर पर बहुत ज्यादा सदमे में है। इसे अकेला मत छोड़े और खुश रहने की कोशिश करें, क्योंकि खौफ इसके दिल में बैठ गया है। डॉक्टर के जाने के बाद सलमान खामोशी से जैस्मीन के कमरे में दाखिल हुआ। वो बिस्तर पर निढाल लेटी थी, चेहरा बुखार की तपिश से गुलाबी हो रहा था। क्यों भाई, कल तो बड़ी बहादुर बन रही थी कि मैं बाहर निकलूंगी, अब क्या हुआ? सलमान ने उसके सिरहाने कुर्सी खींचकर बैठते हुए तंजिया मगर नरम लहजे में कहा। जैस्मीन ने बामुश्किल आंखें खोली और सलमान को देखा, जो अपनी पुलिस की वर्दी में बहुत प्रभावशाली लग रहा था। कल तो बड़ा कह रही थी कि मैं नहीं डरती, अब क्यों एक चूहे के जिक्र पर भी कांप जाती हो? सलमान ने उसे दोबारा छेड़ा तो जैस्मीन ने कमजोरी के बावजूद तकिया उठाकर उसे मारने की कोशिश की। बस बहुत हो गया इंस्पेक्टर साहब, मेरी तबीयत ठीक नहीं, वरना मैं बताती आपको। जैस्मीन ने मुंह बनाकर कहा तो सलमान के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। फिर वो उठा और उसके माथे पर हाथ रखकर बुखार चेक करने लगा। वो लम्हा इतना करीब था कि जैस्मीन की सांसें थम गई। सलमान के लम्स में एक अजीब सी तपन थी जिसने जैस्मीन के अंदर के खौफ को पिघला दिया। अगले दिन जैस्मीन की तबीयत कुछ बेहतर थी और उसका शरारती जहन दोबारा काम करने लगा। सलमान सुबह सवेरे अपनी वर्दी पहनकर तैयार था, मगर उसे अपने लॉकर की चाबी नहीं मिल रही थी, जिसमें अहम फाइलें थी। वो गुस्से में पूरे घर के चक्कर लगा रहा था और आखिरकार उसे शक हुआ कि यह हरकत जैस्मीन के अलावा कोई और नहीं कर सकता। वो सीधा उसके कमरे में गया। मेरे लॉकर की चाबी कहाँ है जैस्मीन? उसने मेज पर हाथ मारकर पूछा। जैस्मीन ने बड़ी मासूमियत से उसे देखा। मुझे क्या पता आपकी चाबी कहाँ है, मैं कोई चोरनी हूँ क्या? सलमान ने झुककर उसकी आंखों में आंखें डाली। उनके दरमियान फासला इतना कम था कि उसके परफ्यूम की महक साफ आ रही थी। झूठ मत बोलो, तुमने ही निकाली है। अभी के अभी वापस करो, वरना पुलिस स्टेशन ले जाकर हवालात में बंद कर दूंगा। अगर आपको लगता है कि मैं सिर्फ आपके लॉकर की चाबी चुरा सकती हूँ, तो इंस्पेक्टर साहब, आपकी मर्दाना ईगो को भी थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि मैंने तो अभी अभी आपकी जेब से आपका सरकारी वायरलेस भी निकाल लिया है। जैस्मीन ने निहायत शौक लहजे में कहा और सलमान की आंखों में झांकते हुए अपना हाथ हवा में लहराया, जिसमें काले रंग का वायरलेस चमक रहा था। सलमान झटके से उठा। तुम्हारी ये हिम्मत कि एक पुलिस ऑफिसर के साथ हाथ कर जाओ? तुम्हें शायद अंदाजा नहीं कि मैं इस शहर का वो शिकारी हूँ जिसके जाल में परिंदा भी पर मारने से पहले इजाजत लेता है। सलमान ने गुस्से और हैरानी के मिले जुले अंदाज में कहा, मगर जैस्मीन की आंखों में जीत की चमक थी। सलमान ने हैरत और झुंझलाहट के मिले जुले तारुसात के साथ जैस्मीन की कलाई पकड़ ली थी।
जैस्मीन ने अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उल्टा सलमान के गिरेबान पर हाथ रखकर उसे अपने और भी करीब खींचा और मुस्कुराकर बोली, मैं कोई आम चोरनी नहीं हूँ इंस्पेक्टर साहब। मैं सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े घरों में हाथ मारती हूँ, खासतौर पर इन रसूखदार शहजादों के दिलों पर। बहुत चलती है तुम्हारी जुबान, किसी दिन इसे अपने दांतों तले दबा दूंगा। सलमान ने दबी हुई आवाज में कहा और अपना चेहरा उसके और करीब किया। वे दोनों एक दूसरे के इस कदर नजदीक थे कि उनके दिलों की धड़कनें आपस में उलझ रही थी। सलमान की गिरफ्त उसकी कलाई पर मजबूत थी, मगर उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि एक बेनाम सी तड़प थी। जैस्मीन की शौखी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी और उसकी जगह एक हयादार खामोशी ने ले ली। वे दोनों लम्हों के लिए स्थिर रह गए, फिर अचानक अपनी बेतरतीब धड़कनों पर काबू पाता हुआ सलमान वहां से निकल गया। उसे लगा कि यहाँ मजीद ठहरना उसके लिए नई मुश्किलें पैदा कर देगा। इस वाक़ये को गुजरे 4 दिन हो चुके थे, मगर हवेली की फिजा अभी भी हसास थी। सलमान और जैस्मीन के दरमियान एक अजीब सी सर्द जंग जारी थी। वे दोनों एक दूसरे के सामने आने से कतराते थे, मगर अवचेतन तौर पर एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास उन्हें बेचैन कर देता था। 5वें दिन की दोपहर थी। जैस्मीन किचन से ठंडे शरबत का गिलास लिए लाउंज की तरफ आ रही थी कि अचानक सलमान सीढ़ियां उतरकर तेजी से मुड़ा। वो अपने फोन में मगन था और जैस्मीन अपने ख्यालों में गुम। दोनों का टक्कर इतना जोरदार था कि गिलास जैस्मीन के हाथ से छूटा और सलमान की सफेद कलफ लगी कमीज के बीच ठीक जा लगा। ओ माय गॉड! जैस्मीन के हलक से एक दबी हुई चीख निकली। सलमान, जो पहले ही किसी केस की उलझन में था, ठिठक कर रुक गया। उसने अपनी मैली कमीज देखी और फिर सर उठाकर जैस्मीन को देखा, जिसका चेहरा खौफ और शर्मिंदगी से सुर्ख हो रहा था। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है या अब भी उसी कैदखाने के ख्यालों में घूम रही हो? सलमान ने दांत पीसते हुए कदम आगे बढ़ाया। सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, जैस्मीन ने हकलाते हुए कहा और फौरन अपने दुपट्टे के पल्लू से उसकी कमीज साफ करने लगी। उसकी उंगलियां सलमान के चौड़े सीने पर कांप रही थी। सलमान का गुस्सा एकदम हवा हो गया। जैस्मीन के दुपट्टे की खुशबू और उसकी कुर्बत ने उसे साकित कर दिया। उसने जैस्मीन का हाथ पकड़कर उसे खुद से दूर किया। उनकी नजरें मिली तो वक्त जैसे थम गया। सलमान को लगा जैसे उसका दिल उसके बस से बाहर हो रहा है। दूर रहो मुझसे, तुम जब भी करीब आती हो कोई ना कोई नुकसान जरूर करती हो। सलमान की आवाज में अब गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी थकान और तड़प थी। वो उसे वहीं छोड़कर दोबारा ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जैस्मीन वहीं खड़ी अपनी उंगलियों को मसलती रही, जिन्हें अभी सलमान ने छुआ था। उसे लगा जैसे उसके पोर पोर में बिजली दौड़ गई हो। रुखसाना बेगम ने उन दोनों को ये नहीं बताया था कि उन्होंने अमेरिका फोन करके भाई और भाभी को जैस्मीन के साथ हुए हादसे की इत्तला दे दी थी। वे दोनों फिक्र के मारे आज रात की फ्लाइट से ही वापस आ गए थे। यह जैस्मीन के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। वो अपने वालिदैन को देखकर बेहद खुश थी, मगर वे उसकी हालत देखकर परेशान थे। रात को जब सब खाने की मेज पर बैठे थे तो फिजा में एक संजीदगी छाई हुई थी। सलमान खामोशी से खाना खा रहा था कि तभी रुखसाना बेगम ने गला साफ किया। भाई साहब, मैं घुमा फिराकर बात करने की आदी नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि जैस्मीन और सलमान का निकाह तय कर दिया जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची अब दोबारा किसी खतरे में पड़े या हमसे दूर हो। रुखसाना बेगम की बात सुनकर जैस्मीन के हाथ से निवाला छूट गया। उसने एक नज़र सलमान पर डाली, जो अब भी खामोशी से अपनी प्लेट में देख रहा था, जैसे उसे इस बात का पहले से इल्म हो। जैस्मीन को लगा जैसे उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही हो। वो बिना कुछ कहे कुर्सी पीछे करके वहां से उठी और भागती हुई अपने कमरे में चली गई। फूफी की बात उसके कानों में गूंज रही थी। क्या वो वाकई उस संगदिल और अकड़ू पुलिस अफसर के साथ पूरी जिंदगी गुजार सकती थी? मगर उसका दिल तो कुछ और ही कह रहा था। वो तकिए में मुंह ढांप कर लेट गई, लेकिन बंद आंखों के सामने सलमान का वही संजीदा चेहरा आ रहा था जब उसने पहली बार उसे अपनी गोद में उठाया था। दूसरी तरफ दस्तरखान पर सन्नाटा छा गया था। सलमान का दिमाग उसे कह रहा था,
سلمان، تم ایک جنگلی شیر ہو جس کی زندگی سڑکوں اور مجرموں کے درمیان گزرتی ہے۔ تم اس نازک کلی کا بوجھ نہیں اٹھا پاؤ گے۔ مگر اس کے دل سے بس ایک ہی آواز آ رہی تھی کہ جو ہو رہا ہے ہونے دو، شاید یہی اس کی زندگی کا وہ سکون ہے جس کی اسے ہمیشہ سے تلاش تھی۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور اٹھ کر اپنی ماں کی طرف دیکھا جو خاموشی سے اس کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ امی، آپ کو جو ٹھیک لگے وہ کر لیں۔ سلمان کا یہ چھوٹا جملہ رخسانہ بیگم کے چہرے پر ایک مطمئن مسکراہٹ بکھیر گیا۔ رخسانہ بیگم کے نکاح کی بات چھڑنے کے بعد حویلی کے ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی اور تناؤ چھا گیا تھا۔ اگلے 2 دنوں تک سلمان اور جیسمین نے ایک دوسرے کا سامنا کرنے سے بچنے کے لیے جیسے لکا چھپی کا کھیل شروع کر دیا۔ سلمان، جو پہلے پولیس اسٹیشن کے کام کی وجہ سے دیر رات گھر لوٹتا تھا، اب سورج ڈوبتے ہی گھر کی دہلیز پر قدم رکھ دیتا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے اور ایک نظر اس چلبلی لڑکی کو دیکھ لے جس نے اس کے سخت وجود میں دراریں ڈال دی تھی۔ مگر جیسمین کا حال اس سے بھی برا تھا۔ وہ جیسے ہی سلمان کی گاڑی کی آواز باہر سنتی اپنے کمرے کی طرف بھاگ کھڑی ہوتی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سلمان کی وہ گہری نظریں اسے دوبارہ بے بس کر دے۔ رات کے کھانے پر جب سلمان میز پر بیٹھتا تو جیسمین پہلے ہی اپنا کھانا ختم کر کے یا سر درد کا بہانہ بنا کر اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ سلمان خالی کرسی کو دیکھتا اور ایک ٹھنڈی آہ بھر کر رہ جاتا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ کسی کی غیر موجودگی بھی کتنی بھاری ہو سکتی ہے۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ جیسمین اپنی بالکنی میں کھڑی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں میں اپنی الجھنیں سلجھا رہی تھی۔ اس کے بال ہوا میں اڑ رہے تھے اور آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ کیا میں واقعی سلمان کو اپنا سکوں گی؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ وہ شخص جو ایک پل میں غصے سے اسے دیوار سے لگا دیتا ہے اور دوسرے ہی پل اسے اپنی گود میں اٹھا کر دنیا کے تمام دکھوں سے دور لے جاتا ہے۔ جیسمین کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے سلمان کا وہ اسپرش یاد آیا جو اس کی کلائی پر اب بھی محسوس ہوتا تھا۔ کیا میں اس کی زندگی کے ان خطروں کا مقابلہ کر سکوں گی؟ اس کے دل سے بس ایک ہی جواب آیا، اس کی سختی کے پیچھے چھپی وہ نرمی صرف میرے لیے ہے۔ دوسری طرف سلمان بھی اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا تھا۔ اس کی نظریں جیسمین کے کمرے کی کھڑکی پر جمی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی نے اس کی زندگی کا سنتلن کیسے بگاڑ دیا۔ وہ اسے ملاقات یاد آ رہی تھی جب اس نے اس کا وائرلیس چرایا تھا۔ اس کی وہ شوخی، وہ بے باکی اب سلمان کو اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ لگنے لگی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اس نے جیسمین کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا تو وہ پھر سے وہی پتھر کا انسان بن جائے گا جو صرف قانون جانتا ہے، محبت نہیں۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنی ضد کو ایک طرف رکھ کر اس لڑکی کے سامنے اپنے دل کا حال کھول دے۔ رات کا آخری پہر تھا اور پورے گھر پر گہری خاموشی چھائی تھی۔ سلمان اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنے کمرے سے نکل کر دبے قدموں سے جیسمین کے کمرے کی طرف بڑھا۔ جیسمین بالکنی میں کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو سلمان کو اپنے اتنے قریب پا کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ سلمان کالے رنگ کے سادے کرتے پاجامے میں تھا جس میں اس کی شخصیت اور بھی نکھر رہی تھی۔ جیسمین نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی اور وہاں سے جانے لگی، مگر سلمان نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا اور بالکنی کے دروازے پر ہاتھ ٹکا دیا۔ کب تک بھاگو گی جیسمین؟ کب تک مجھ سے نظریں چراؤ گی؟ سلمان کی آواز میں ایک عجیب سی پکار تھی۔ جیسمین نے رخ پھیر لیا اور روکھے پن سے کہا، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، پلیز مجھے جانے دے۔ ویسے بھی آپ کو تو اپنی پرائیویسی میں دخل پسند نہیں ہے نا؟ جیسمین کا یہ طنز سلمان کے دل پر چوٹ کر گیا۔ وہ ایک قدم اور قریب ہوا۔ ان کے بیچ کا فاصلہ اتنا کم تھا کہ جیسمین کو اس کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ جیسمین، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا۔ میں نے تمہیں جھڑکا، تم پر حکم چلایا، مگر کیا تم نہیں جانتی کہ میں ایسا کیوں کرتا تھا؟ سلمان نے بہت نرمی سے جیسمین کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ اس کی انگلیاں جیسمین کی ٹھوڑی کو چھو رہی تھی، جس سے جیسمین کے پورے وجود میں ایک بجلی سی دوڑ گئی۔
پتہ نہیں مجھے، اور نہ ہی مجھے جاننا ہے۔ جاسمین نے اپنی آنکھیں موند لی تاکہ وہ اس کی نظروں کا سامنا نہ کر سکے۔ سلمان نے ایک لمبی سانس لی اور اس کے بہت قریب جھک کر اس کے کان میں دھیرے سے کہا، میری زندگی کانٹوں کی سیج ہے جاسمین، میرے بہت دشمن ہیں اور میں ہر پل موت کے سائے میں رہتا ہوں۔ اسی ڈر سے میں تمہیں خود سے دور رکھنا چاہتا تھا تاکہ میری وجہ سے تمہیں کوئی آنچ نہ آئے، لیکن اس دن جب گنڈے تمہیں اٹھا لے گئے تو مجھے سمجھ آیا کہ تمہیں کھونے کا ڈر موت کے ڈر سے کہیں بڑا ہے۔ جاسمین نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی۔ سلمان کی آنکھوں میں اس وقت کوئی سختی نہیں تھی، صرف ایک بے پناہ سچائی تھی۔ میں تمہیں حکم نہیں دے رہا جاسمین، میں تم سے درخواست کر رہا ہوں، کیا تم میری اس اندھیری زندگی کی روشنی بنو گی؟ سلمان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جاسمین کی پلکیں بھیگ گئی، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن شبد اس کے گلے میں اٹک گئے۔ اس نے بس دھیرے سے سلمان کے ہاتھ پر اپنی پکڑ مضبوط کر لی، جو اس کے مون اقرار کا ثبوت تھا۔ سلمان نے آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے ایک گہری اور سکون بھری سانس لی۔ اس کی وردی کی چمک آج کچھ زیادہ ہی لگ رہی تھی، شاید اسی لیے کیونکہ اس کے دل کا بوجھ اب پوری طرح ختم ہو چکا تھا۔ تبھی جاسمین کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی چوڑیوں کی خنک نے کمرے کی خاموشی کو ایک مدھر سنگیت میں بدل دیا۔ کافی پی لیجیے انسپکٹر صاحب، ورنہ تھانے جا کر کسی معصوم پر اپنا غصہ نکالیں گے۔ جاسمین نے کافی کا مگ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے شرارت سے کہا۔ اس کے ماتھے پر جھولتی بالوں کی لٹ کو دیکھ کر سلمان کے چہرے پر ایک دلکش مسکان آ گئی۔ سلمان نے مگ تھامنے کے بجائے جاسمین کی کلائی پکڑ لی اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ اب غصہ کرنے کی گنجائش ہی کہاں بچی ہے جاسمین؟ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو، جیسے میرے حصے کا سارا غصہ تمہاری ان شرارتوں نے پی لیا ہے۔ جاسمین نے ہلکا سا شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لی۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب اپرادھی بے خوف گھومیں گے کیونکہ ان کے پیچھے پڑا شکاری اب نرم پڑ گیا ہے۔ سلمان نے جاسمین کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے گھیرے میں لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، شکاری اب اور بھی خطرناک ہو گیا ہے جاسمین، کیونکہ اب میرے پاس کھونے کے لیے تم جیسی انمول چیز ہے۔ اب میں اس شہر کو اور بھی زیادہ سرکشت بناؤں گا تاکہ کوئی اور نقاب پوش کسی اور کی خوشیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے۔ جاسمین نے دھیرے سے اپنا سر سلمان کے مضبوط کندھے پر ٹکا دیا۔ مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے، اور سنیے، آج شام کو وقت پر گھر آ جائیے گا۔ پھوپھی جان، میرا مطلب ہے امی جان نے آپ کے پسندیدہ پکوان بنانے کا وعدہ کیا ہے۔ حکم سر آنکھوں پر، اب تو مجھے وقت کا پابند ہونا ہی پڑے گا۔ آخر گھر پر میری سب سے پیاری چورنی جو انتظار کر رہی ہوگی، سلمان نے اس کے کان میں پھسپھساتے ہوئے کہا، جس سے جاسمین کا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا۔ آفس پہنچتے ہی سلمان نے اپنی ٹیم کو اکٹھا کیا۔ عرفان اور باقی ساتھی سلمان کے چہرے پر یہ نئی چمک دیکھ کر حیران بھی تھے اور خوش بھی۔ سر، آج تو آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں، لگتا ہے بھابھی جی نے تھانے آنے کی سخت مناہی کر دی ہے۔ عرفان نے مسکراتے ہوئے چٹکی لی۔ سلمان نے کرسی سنبھالتے ہوئے ایک فائل اٹھائی اور سنجیدگی سے بولا، عرفان، خوشیاں اپنی جگہ ہے اور فرض اپنی جگہ۔ شاہد خان اور اس کے گروہ کا نام و نشان مٹانا اب میرا سب سے پہلا مقصد ہے۔ آج ہمیں اس آخری ٹھکانے پر دھاوا بولنا ہے جہاں سے وہ اپنا کالا کاروبار چلاتے ہیں۔ پوری ٹیم جے ہند اور انشاءاللہ کے نعروں کے ساتھ حرکت میں آ گئی۔ سلمان اب وہ پرانا بیجار افسر نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا رچھک تھا جس کے پیچھے ایک دعاؤں سے بھرا گھر اور ایک اٹوٹ پیار کی طاقت تھی۔ شام ڈھل رہی تھی۔ حویلی کے لاؤنج میں رخسانہ بیگم اور جاسمین کے ماتا پتا خوشگوار باتیں کر رہے تھے۔ تبھی سلمان کی گاڑی کے ہارن کی آواز گونجی۔ جاسمین بھاگتی ہوئی باہر آئی، لیکن اس بار وہ ڈری ہوئی نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر وہ آتم وشواس تھا جو کیول سچے پیار اور سرکشا کے احساس سے آتا ہے۔ سلمان گاڑی سے اترا۔ اس کے ہاتھ میں گلاب کے پھولوں کا ایک بڑا سا گلدستہ تھا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جاسمین نے چہکتے ہوئے پوچھا۔ یہ اس لڑکی کے لیے ہے جس نے ایک پولیس والے کا دل چرانے کی جرات کی۔ سلمان نے گلدستہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ جاسمین نے پھول لے اور سلمان کا ہاتھ تھام کر اسے اندر لے گئی۔
डूबते सूरज की नारंगी रोशनी उस हवेली की दीवारों पर एक नई कहानी लिख रही थी। एक ऐसी कहानी जहां सख्ती और नरमी, कानून और मोहब्बत सब एक साथ मिलकर एक मुकम्मल दुनिया बना रहे थे। सलमान ने जैस्मीन की तरफ देखा और महसूस किया कि जिंदगी वाकई खूबसूरत है, अगर साथ निभाने वाला दिल सच्चा हो। अब न कोई खौफ था, न कोई अधूरी हसरत, बस एक नई सुबह थी और खुशियों का कभी न खत्म होने वाला सफर। जैस्मीन ने कॉफी का मग मेज पर रख दिया। सलमान ने आईने में उसका अक्स देखा और उसके लबों पर एक बेसाख्ता मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने एक झटके से जैस्मीन को कमर से थामकर अपने करीब कर लिया। जैस्मीन का माथा सलमान की वर्दी के ठंडे पीतल के बटनों से टकराया, जो उसकी हंसी एक पल को ठिठक गई। तुम्हें वाकई लगता है कि मैं बहुत गुस्से वाला हूँ? सलमान ने बहुत धीमी और गहरी आवाज में पूछा। उसका चेहरा जैस्मीन के इतना करीब था कि जैस्मीन को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। जैस्मीन ने सारी हिम्मत जमा की और उसकी आंखों में झांकती हुई बोली, लगता नहीं है। आप हकीकत में ऐसे ही हैं, बल्कि आप तो वो शिकारी हैं ना, जिसके जाल से परिंदा भी इजाजत लेकर उड़ता है। सलमान ने एक जोरदार कहकहा लगाया और जैस्मीन के माथे पर अपना सर टिका दिया। वो परिंदा अब मेरे दिल के पिंजरे में कैद हो चुका है जैस्मीन, और अब उसे उड़ने के लिए मेरी नहीं बल्कि सिर्फ मोहब्बत की इजाजत चाहिए। सलमान की आवाज में वो मिठास और चाशनी थी जिसने जैस्मीन के पूरे वजूद को एक अजीब से सुकून से भर दिया। उसने अपना सर सलमान के चौड़े सीने पर टिका दिया, जहां अब ना कोई डर था और ना कोई उलझन, बस सुकून ही सुकून था। थोड़ी देर बाद जब सलमान ड्यूटी पर जाने के लिए मुड़ा तो उसे याद आया कि उसकी गाड़ी की चाबियां गायब हैं। उसने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई, मेज और दराजे चेक की, मगर चाबियां कहीं नहीं थी। जैस्मीन सोफे पर बैठी बड़े इत्मीनान से अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगा रही थी, जैसे उसे दुनिया की खबर ही ना हो। जैस्मीन, मेरी चाबियां कहाँ हैं? सलमान ने बनावटी गुस्से से पूछा। जैस्मीन ने बड़ी मासूमियत से कंधे उचकाए और बिना नजरें उठाए बोली, मुझे क्या पता इंस्पेक्टर साहब, शायद आपकी मर्दाना अना के साथ कहीं सैर सपाटे पर गई होगी। सलमान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। वो जानता था कि ये वही पुरानी चुलबुली जैस्मीन है जो उसे कभी बोर नहीं होने देगी। वो उसके पास झुका और उसके हाथ से नेल पॉलिश की शीशी लेकर मेज पर रख दी। अगर तुम चाहती हो कि मैं आज घर पर रुकूं तो सीधे लफ्जों में कहो, ये चाबियां छुपाने का ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। सलमान ने उसके कान में सरगोशी की तो जैस्मीन के गाल शर्म से गुलाबी हो गए। अच्छा बाबा, ये लो अपनी चाबियां। वैसे आपके बगैर ये घर बहुत खामोश और उदास लगता है। जैस्मीन ने तकिए के नीचे से चाबियां निकालकर उसके हाथ पर रख दी। सलमान ने चाबियां ली और कमरे से निकलते हुए पलटकर उसे देखा। जैस्मीन, मैं शायद दुनिया के लिए वही सख्त और पत्थर दिल इंसान रहूं, मगर तुम्हारे लिए मैं सिर्फ तुम्हारा सलमान हूं, जो तुम्हारी एक मुस्कुराहट पर अपनी पूरी दुनिया वार सकता है। सलमान ने जैसे ही चाबियां ली वो जाने के लिए पलटा, मगर जैस्मीन की आंखों में छाई उदासी ने उसकी बढ़ते कदमों को जंजीर पहना दी। उसने चाबियां दोबारा मेज पर पटकी और एक ही छलांग में जैस्मीन के करीब पहुंच गया। इससे पहले कि जैस्मीन कुछ समझ पाती, सलमान ने उसे अपनी मजबूत बाहों के घेरे में भर लिया। जैस्मीन का नाजुक वजूद उसके चौड़े सीने से पूरी तरह सट गया था। इतनी जल्दी हार मान ली? मुझे लगा था कि तुम मुझे रोकने के लिए कुछ और नखरे दिखाओगे। सलमान की आवाज अब और भी भारी और मखमली हो गई थी। उसने जैस्मीन की ठोड़ी को अपनी उंगलियों से हल्का सा ऊपर उठाया। जैस्मीन की पलकें हया की बोझ से झुकी जा रही थी और उसकी तेज धड़कनें सलमान के सीने पर साफ महसूस हो रही थी। सलमान ने अपना चेहरा उसके और करीब किया, यहाँ तक कि उनकी सांसों की तपिश एक दूसरे के चेहरों पर महसूस होने लगी। सलमान, अम्मी जान इंतजार कर रही होंगी, जैस्मीन ने बहुत धीमी कांपती हुई आवाज में कहना चाहा, मगर सलमान ने उसकी बात अधूरी ही रहने दी। उसने बहुत कोमलता और अधिकार के साथ झुककर जैस्मीन के माथे पर एक लंबा और गहरा किस दिया।
उस एक लम्स ने जैसे जैस्मीन के अंदर के सारे खौफ को पिघलाकर मोहब्बत की चाशनी में बदल दिया। सलमान यहीं नहीं रुका, उसने अपना चेहरा थोड़ा और झुकाया और उसके गुलाबी होते गालों को अपनी छुअन से दहका दिया। जैस्मीन ने बेख्तियार अपने हाथ सलमान के कंधों पर कस दिए। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वक्त थम गया हो और इस पूरी कायनात में सिर्फ वे दो ही मौजूद हैं। सलमान ने उसकी आंखों में झांका, जहां अब सिर्फ और सिर्फ उसके लिए दीवानगी थी। तुम्हें अंदाजा नहीं है जैस्मीन की ये वर्दी और ये जिम्मेदारियां मुझे तुमसे दूर ले जाते वक्त कितना भारी लगती हैं। सलमान ने उसके कान के पास सरगोशी की और उसे अपनी बाहों में और भी कस लिया, जैसे वो उसे खुद के अंदर जज्ब कर लेना चाहता हो। जैस्मीन ने अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। तो फिर मत जाइए ना, उसने बड़ी मासूमियत से फरमाइश की। सलमान ने उसकी जुल्फों को अपनी उंगलियों में सुलझाया और फिर उसके गले के करीब झुककर अपनी मोहब्बत की मोहर लगा दी। जैस्मीन के पूरे बदन में एक सिहरन दौड़ गई। जाना तो पड़ेगा जाने तमन्ना, ताकि शाम को और भी ज्यादा हक के साथ तुम्हारे पास लौट सकूं। उसने जैस्मीन के गालों को थपथपाया और आखिरी बार उसकी आंखों में डूब कर देखा। वो कमरा अब सिर्फ परफ्यूम की खुशबू से नहीं, बल्कि एक गहरे और अटूट प्यार की महक से महक रहा था। सलमान जब इस बार कमरे से बाहर निकला तो उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी जंग को जीतने के बाद भी नहीं आती। उसने जान लिया था कि जैस्मीन की बाहों से सुरक्षित और खूबसूरत जगह इस दुनिया में कोई और नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये नॉवेल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।